हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, एक बार कॉपी कीजिए। सर एक सेकंड। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने अपनी ट्रायल क्लास में भी डिस्कस किया था, याद हो तो आपको। हाँ जी सर। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। क्या करती है जर्नल? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, या ऐसा लिखिए ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। विच रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिंपल है जी, जो ट्रांजैक्शन पहले होगी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। सर डेट वाइज होएगा ना? हाँ जी, डेट वाइज। और डेट में भी जो उस दिन सबसे पहले होगी, जैसे मान लो आज मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको सबसे पहले पढ़ाया होगा उसकी एंट्री पहले करूंगा। ठीक है ना? टाइम भी मतलब। हाँ जी। तो ये तो हो गया, इसका पहला पॉइंट हो गया मीनिंग। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इन जर्नल कॉमा entries are recorded following the duality principle, या लिखिएगा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अच्छा। कि एक ट्रांजैक्शन जो डबल। होती है, हाँ डबल एंट्री, उसका कम से कम दो जगह पर तो इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। लिखिएगा दैट इज टोटल डेबिट्स विल बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। आपके स्कूल में करा रहे हैं ये वाला चैप्टर? हाँ जी सर। आ रहा है समझ में? कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, मॉडर्न की ट्रेडिशनल? सर मेरे को ऑनेस्टली समझ तो आ नहीं रहा। अच्छा, वो मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते ना? नहीं सर। हाँ बस सही है, अच्छी बात है। हाँ जी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा। हाँ जी सर। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। दो अप्रोचेस हैं, दूसरी वाली मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा, वो थियोरेटिकली हो सकती है, पर हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके आंसर करेंगे अपने सारे। ठीक है सर। डेबिट का मीनिंग लिख लेते हैं। डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ अ लेजर हाँ जी सर। अकाउंट। बस थोड़ा सा लिखना, फिर सब समझने का काम है। क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट। चलिए, इतना हो जाए तो मुझे आप एक बार बताइएगा। हाँ जी सर हो गया। हो गया? ठीक है जी। तो अब आप हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट अप्रोच। इसे एक्चुअली नाम दिया गया है मॉडर्न अप्रोच। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि लूसा पेक्योली नाम के एक पर्सन थे, फ्रांस के थे। उनके हाँ जी। पास ईयर 1503 में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिले थे। सोचिए, 500 साल पुरानी बात है, उससे भी ज्यादा। तो उस समय जो वो फॉलो करते थे वो हम फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आज की मॉडर्न अकाउंटिंग सारी उसी पर बेस्ड है। उनके पास डबल एंट्री के रिकॉर्ड्स मिले थे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था काम करने का। जैसे मान लो आप हो, आपने किसी काम को करने का सिस्टम बनाया कि मैं इसे ऐसे करूंगी। बाद में वो इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया उसे फॉलो कर रही है। ठीक है जी, सिर्फ इतनी सी बात है।
आपने काम करने का कोई सिस्टम तैयार कर लिया और बाद में वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि अब हम आज सब आपके सिस्टम से चल रहे हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है। तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। यस सर। पहले मैं रूल्स लिखवा दूं, उसके बाद आराम से बात करते हैं। और ये जो अब बॉक्स हम बना रहे हैं ना, ये बॉक्स आपको, यही बॉक्स है, जितना जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको अकाउंट्स उतनी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो लिखिएगा ओके सर। पर्टिकुलर्स, ओरिजिनल, इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए आपके ऑफिस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपकी शॉप होगी, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप उनको ना 5 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है, हो सकता है वो कोई एसेट यस सर। हो सकता है वो कोई एक्सपेंस हो, यस सर। या लॉस हो। एक्सपेंस और लॉस के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक्सपेंस होता है आपने किसी को पैसा खर्चा किया पर बदले में आपको कुछ ना कुछ सर्विस मिल गई। जैसे आप बाहर गए, आपने कुछ खाया पिया, तो वो खर्चा है, लेकिन क्या वो लॉस है? नहीं आपने सर। खाया भी तो है, ठीक है ना। हाँ। लॉस होता है कि भाई कुछ बदले में तो कुछ नहीं मिला, बस पैसा चला गया। हम्म। तीसरी चीज जो हो सकती है अभी से लायबिलिटी। चौथा हो सकता है इनकम या प्रॉफिट या सेल्स। और पांचवा है मालिक का पैसा। मालिक के पैसे को भी वैसे हम लायबिलिटी कह सकते हैं, कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल। वेरी गुड। सर तो इनकम देखिए, और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? इनकम प्रॉफिट एक ही बात है जी, एक ही बात है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस तो करते हैं, अगर इनकम। मुझे सैलरी मिलती है तो वो मेरा प्रॉफिट थोड़ा अब होएगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं, क्या मिलता है? सर अगर मेरे को सैलरी मिले ओके। तो वो मेरा प्रॉफिट थोड़ा ना होएगा, वो तो मेरी इनकम होएगी। आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं आजकल, चैप्टर 1 पढ़े? तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। हाँ जी सर। आपको सैलरी मिल रही है तो आप बिजनेस कर ही नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट में है आप। एम्प्लॉयमेंट का हाँ। रिवॉर्ड होता है सैलरी, ठीक है। और एक और चीज आपने पढ़ी होगी, प्रोफेशन। देयर आर 3 प्रोफेशन। ऑक्यूपेशंस, उसके बदले मिलती है फीस। तो फीस। अगर किसी पर्सन को सैलरी मिल रही है तो ही इज नॉट कंसीडर्ड अ बिजनेसमैन, तो वो उसे प्रॉफिट कह ही नहीं सकता, वो तो नॉर्मल सर्विस दे रहा है और उसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक हाँ है जी। जी सर। आइए जरा, तो अगर मान लो हम किसी बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको तो कोई भी सैलरी नहीं देगा, क्योंकि वो तो खुद ही बिजनेस कर रहा है, उसको तो रिवॉर्ड जो है वो प्रॉफिट ही मिलेगा। तो देखिए बात क्या है, अब मैं आपसे कहूं कि एसेट्स का हमेशा जो फाइनल बैलेंस आता है वो डेबिट में आता है, तो आप कहोगे सर ये मतलब समझ नहीं आया। ये लूसा पैक्योली जी ने एक रूल बनाया था कि अगर मेरा कोई एसेट होगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, अगर मेरे को कोई खर्चा या लॉस होगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा। ये उन्होंने रूल बनाया काम करने का। अगर उस समय उन्होंने रूल बनाया होता मैं क्रेडिट करूंगा, तो आज हम भी यही पढ़ रहे होते। जर्नल एंट्रीज में सिर्फ ये टेबल आपको लर्न करनी है, इसके अलावा कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। ये रूल अच्छा हमें तो लर्न करना है। मतलब ये तय लाइक वो है कि अगर एसेट है तो वो डेबिट होगा और एक्सपेंस हाँ, एक्सपेंस होगा या तो लॉस है डेबिट तो वो डेबिट होगा, इट्स अ रूल। आप कहें कि होगा। सर इसके पीछे हमें कोई ऐसा लॉजिक बताइए, अब जैसे ऊपर से कोई चीज गिरती है तो नीचे गिरती है, वो हाँ जी सर। ग्रेविटी उसका लॉजिक है, तो इसका हम लॉजिक नहीं बोल सकते। वो जब उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रखे, उन्होंने बनाना शुरू किया, मैंने बताया ना काम करने का एक तरीका है ये। आप हाँ। काम करोगे, आपका एक तरीका है, मान लो वो मोस्ट पॉपुलर हो गया, सारी दुनिया फॉलो कर रही है। पर हाँ, एक बार अगर आपको ये काम करने का तरीका समझ आ जाए, उसके बाद आपको काम अच्छे से समझ आएगा। उन्होंने कहा लाइबिलिटी होगी तो मैं क्रेडिट करूंगा, इनकम होगी तो मैं क्रेडिट करूंगा, कैपिटल भी तो एक तरह की लाइबिलिटी है, उन्होंने कहा उसे भी मैं क्रेडिट करूंगा, ठीक है अच्छा। जी। तो आपको लगेगा सर अगर हम एसेट्स को भी डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस को भी डेबिट करेंगे, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? दोनों चीजें तो अलग है। इसी तरह लाइबिलिटी को भी क्रेडिट करेंगे, इनकम को भी क्रेडिट करेंगे, तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? एक्चुअली हाँ जी डिफरेंस ये सर। रह जाएगा, एसेट्स अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं कि अगले साल काम आएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस इसी साल खत्म हो जाते हैं। समझे आप मेरी बात? एसेट्स आपको अगले साल भी काम आएंगे। मान लो आज आपका साल खत्म हुआ है, आप ईयर क्लोज हो रहा है, कल से नया ईयर बिगिन होगा, तो हाँ जो जी सर। आपके एक्सपेंस है ना वो यहीं रुक जाएंगे। एक्सपेंसेस की एक्सपायरी हो जाती है एक साल के अंदर, लेकिन एसेट्स की एक्सपायरी नहीं होती, वो अगले साल के लिए चले जाते हैं, तभी तो हम उन्हें एसेट्स कहते हैं। Assets कहता है। ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो ये लिख लिया आपने।
हाँ जी सर, ये लिख लिया। ठीक है, अब अच्छा जरा आप देखिए, ये कॉपी मत कीजिएगा, ये समझिएगा। जैसे मान लो आज है 31 मार्च, आज आप हाँ अपना ईयर क्लोज कर रहे हो 31 मार्च 2020। तो आज के दिन आपने कहा सर हमारे पास कुछ एसेट्स हैं और सर कुछ हमारे एक्सपेंसेस हैं। सर आपने तो कहा था कि दोनों को डेबिट करते हैं, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेंसेस यहीं रुक जाएंगे। एक्सपेंसेस और इनकम्स का डिफरेंस लेके आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? देखो जी सर। मैंने तो अगले लिखवाया साल इनकम। हाँ मैंने कहा ना, इनकम को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आप अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। समझे बात को? लेकिन जो आपके एसेट्स हैं उनकी एक्सपायरी नहीं आई, वो आगे भी चलेंगे। अब देखो बताता हूँ। आपने कहा सर ये एसेट 12 महीने चलेगा। आपने कहा सर मेरे पास एक एसेट है ये 12 महीने चलेगा, तो आप उसका नाम रखोगे करंट एसेट। पर एसेट तो है ना, जाएगा ना अगले साल के लिए आगे। और आपने कहा सर ये एसेट तो 10 साल चलेगा, तो आप उसे नॉन करंट एसेट कह दोगे या फिक्स एसेट कह दोगे। समझ रहे हैं? तो साल के लास्ट में वो डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो आपके एसेट्स होंगे वो रुक जाएंगे आगे वाले साल में ट्रांसफर होने के लिए, और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे, और उनकी मदद से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर हम कोई एक्सपेंस नहीं लिखते, कोई इनकम नहीं लिखते। उसके अंदर हम सिर्फ वो चीजें लिखते हैं जो अगले साल जाने वाली हैं, और वो कौन होती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है? क्योंकि देखो एसेट आपके कल भी काम आएंगे, परसों भी काम आएंगे। लायबिलिटी भाई आपको कल तो चुकानी ही है, आज नहीं तो कल चुकानी है। कौन सी चीजें अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती? आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस अगले साल के लिए और नहीं जाते। आप प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है जी, क्लियर है पक्का? ये जो बताइए। कैपिटल था। कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, वो तो रहेगी, वो तो जिंदगी भर रहेगी जब तक बिजनेस रहेगा। ठीक है, चलूं आगे। यस सर। अब देखो एसेट को अगर हम ओरिजिनली बैलेंस उसका डेबिट आता है, तो अगर नया एसेट खरीदोगे तो उसे भी तो डेबिट ही करोगे। नया एसेट मतलब? और एसेट अगर आएगा तो एसेट्स मान लो एक एक घर है, आप इसे ऐसे समझो, ये घर है। ठीक है, हाँ ये जी भी एक घर है। हाँ जी ये सर। घर के बाहर लेबल लगा हुआ है कि ये एसेट्स का घर है, और ये यहाँ पे लेबल लगा हुआ है ये लायबिलिटीज का घर है। तो आप सोचो हाँ जी एसेट्स को आपने कहा सर हम डेबिट करते हैं, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर है, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर है। तो अगर हाँ जी। आपका एक नया एसेट इस घर में एंटर कर रहा है, तो और डेबिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कोई एसेट घर छोड़ के जा रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। सीधी बात है, उल्टा करना पड़ेगा ना। अगर किसी चीज को आप डेबिट करते हैं, सोचिए, क्रेडिट। बढ़ने पे अगर किसी को डेबिट करते हैं, अगर उसे आपने खत्म करना है, वो जा रहा है घर छोड़ के, तो आप उसे क्रेडिट करके माइनस कर देंगे। क्लियर है पक्का? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सेम रूल एक्सपेंस पे लगेगा। खर्चा होता है तो डेबिट में रहता है, और खर्चा हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ जी आपने सर। अपना कोई खर्चा गलती से ज्यादा दिखा दिया तो उसे क्रेडिट करके कम तो कर दो। क्रेडिट कर देंगे। हाँ ठीक जी है। सर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कर लेते हैं याद। वो आपने क्या याद नहीं करना है। बच्चे कहते हैं सर डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। अगर आप इसे लर्न हाँ कर भी रहे हैं तो सिर्फ याद रखिएगा, डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए होता है। अभी थोड़ी देर में हाँ ये जी। बदल जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी में लाइबिलिटीज के क्रेडिट लिए का अलग मतलब होता है। प्लस है। हाँ एग्जैक्टली, लाइबिलिटीज को आप हमेशा क्रेडिट में रखते हैं, तो अगर और लाइबिलिटी आपके घर में आएगी तो आप उसे और क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी सर। और अगर आपने अपनी कोई लाइबिलिटी चुका दी तो आप उसे डेबिट कर देंगे। देख रहे हैं सिस्टम बदल गया, लाइबिलिटीज के लिए उल्टा है। ठीक है, हाँ जी सर। सेम गोज विद इनकम्स। और क्योंकि कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाला रूल उस पर लग जाएगा। आप एक बार ये पूरा कॉपी कीजिए और एक बार समझिए अपने हिसाब से, अपने माइंड में रखिए उस चीज को, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, देख लिया? हाँ जी सर। आइए फिर, यही हमें फॉलो करना है। आइए देखते हैं। और ये ना आप ऐसे मत सोचना कि आप शाम तक लर्न कर लें, लर्न करने की मत सोचना बिल्कुल भी। जब भी आप होमवर्क में जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन कोई करेंगे, इसको अपने सामने खोल के रखना। ये आपको नेचुरली लर्न हो जाएगा। इसे लर्न करने की कोशिश मत यस। करना। ठीक है ना, नहीं तो होगा नहीं, वो टाइम लग जाएगा और वो रट्टेबाजी सही भी नहीं है। वो आप 15-20 एंट्री खुद से डालेंगे, आपको अपने आप रट जाएगा वो। आइए जी, ठीक है सर। तो हेडिंग डालिएगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल की शक्ल कैसी दिखती है आइए देख लेते हैं एक बार। क्योंकि वो डेट्स पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ का मतलब होता है कि आप किसकी बुक्स बना रहे हो।
ठीक है सर। नाम लिखा होगा ना पर्सन का, मान लो क्वेश्चन कह देगा कि एक पर्सन है मिस्टर राम, उसका बिजनेस है, तो आप उसका नाम लिख देंगे मिस्टर राम, ये ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मान लो नाम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिखोगे, अगर नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप डॉट डाल के ऐसे छोड़ दोगे उसको। ठीक है, जर्नल में क्योंकि क्रोनोलॉजिकली सब चीज को फॉलो किया जाता है, तो आपका पहला कॉलम बनेगा कि वो एंट्री कौन सी डेट की है। उसके बाद आपने किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया वो आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में। ठीक है, पर्टिकुलर्स। ठीक है। देखिए फिर से, सबसे पहला कॉलम है डेट का, कि आपने जो एंट्री जो डाली है वो किस डेट की डाली है, क्योंकि हमें पता है कि वो क्रोनोलॉजिकली सबको रिकॉर्ड करती है जर्नल। उसके बाद आप ये बताओ कि आपने उस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स को डेबिट करा है, किस किस को क्रेडिट करा है। तो ये वाला कॉलम थोड़ा सा लंबा बनता है, थोड़ा सा क्या, सारी ताकत टी में होती है। ठीक है, अच्छा याद करो आप एक चीज, मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो जर्नल है वो हमें किसी एक हेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो सारी एंट्रीज को हम लेजर के अंदर भी पोस्ट करते हैं। याद है आपको? हाँ जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज सोनू को सामान बेचा, याद है ना, सोनू था हमसे सामान खरीदता, सोनू को मैंने गुड्स सेल किए उधार, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन अगर सोनू आएगा पूछने कितने पैसे हैं, तो मैं जर्नल देख के नहीं बताऊंगा, मैं लेजर पे कहीं ना कहीं सोनू का कोई पेज नंबर खुला हुआ होगा। जैसे मान लो जर्नल पे पेज नंबर है 40, मान लो पेज नंबर 40, और सोनू का जो लेजर खुला हुआ है पेज नंबर है 63। ठीक है जी, तो यहाँ से ये एंट्री उठ के सोनू के पेज पे लिख दी जाएगी कि मैंने सोनू को आज 10,000 का सामान बेचा है। बात क्लियर है? अब देखिए, ये जो लेजर का पेज नंबर होता है, पेज को फोलियो भी कहते हैं, पेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड फोलियो, और इसका पूरा नाम होता है लेजर फोलियो। ठीक है, तो क्या है कि जिस दिन मैं सोनू को सामान बेचूंगा उस दिन मैं, जिस दिन जहां पे सोनू की एंट्री डाली है यहाँ पे वो पेज नंबर भी लिख दूंगा कि ये एंट्री लेजर में कौन से पेज पे मुझे मिलने वाली है, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। देखो कितना इजी हो जाएगा कि भैया ये वाली एंट्री लेजर में कौन से पेज पे पोस्टेड है। तो फिर हमारा तीसरा कॉलम यहीं से प्रेरित है, बड़ा पतला सा कॉलम है, LF, वी कॉल इट लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब कि मान लो यहाँ पर आपने बोला कि सोनू को सामान बेचा, तो वो सोनू कौन से पेज पे है, लेजर के कौन से पेज पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हो पेज नंबर 43। ठीक है जी, क्लियर? उसके बाद आपने करना है जी, किस किस को आपने डेबिट किया, डेबिट के अमाउंट्स लिखिए, किस किस को क्रेडिट किया, और आपके डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर जाने चाहिए। टोटल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। बोलो जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन वो मैं लिखना भूल गया, आप इसके ऊपर लिख देंगे जर्नल। जर्नल आपकी मर्जी है, जर्नल पहले लिखो या इन द बुक्स पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, या इन द बुक्स ऑफ उसके नीचे जर्नल, जो आपका मन करे। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक पक्का? एक बार आप रूल्स और देख लो। हाँ जी सर। आपको कैटेगरी बना लो माइंड में कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एक तरफ, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल एक तरफ। हाँ जी सर। देखो मैं आपको लर्न करने का थोड़ा सा बता दूं, एसेट्स इनकम और एक्सपेंसेस एक तरफ, लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स और एक्सपेंसेस, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, इन्हें डेबिट करते हैं, इन्हें क्रेडिट करते हैं। कम करना है तो इन्हें क्रेडिट कर दो, उसे कम करना है तो उसे डेबिट कर दो, उल्टा करना है आपने बस। ठीक है जी, अब एक एक करके थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं। आइए, हमें एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो आप बुक से पढ़ रहे हो? नहीं बुक से नहीं, बुक से तो मैं आपको दूंगा, बुक से मैं आपको दूंगा। लिखिएगा, अराउंड करने के लिए हमारे पास 60 to 100 एंट्रीज हैं। ठीक है, इतनी एंट्रीज हैं, और आपको 15, 20, 25 एंट्रीज के बाद सब चीजें अपने आप बनाना आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखिए, राम स्टार्टेड, राम स्टार्टेड बिजनेस, क्या चीज? ये लिखूं मैं? हाँ, ये जरूर लिखना है, हम जितनी एंट्रीज क्लास में करेंगे बिल्कुल लिखिएगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख। हाँ जी, वो कहता है ट्रांजैक्शन हुई है, आज एक बिजनेस का जन्म हुआ है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप मुझे बताओ, अगर
आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे होते तो आप क्या ये नहीं कहते कि एसेट इंक्रीज हो गया? एसेट, हाँ जी सर। तो आप ये भी तो कहते कि कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। हो गया, इंक्रीज हो गया, सॉरी। ठीक है, अब आप सुनिए, अपना वो टेबल खोलिए जो बनवाया। एसेट इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, फटाफट बताइए। डेबिट। वेरी गुड। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। एक्सीलेंट। तो एसेट का नाम क्या है, कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है? बिजनेस, कैश। कैश। वेरी गुड। एसेट जो इंक्रीज हुआ है वो है कैश। तो आप एंट्री लिखिएगा, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। क्योंकि कैश मेरा एसेट है, कैश जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके। इसे ऐसे रीड करते हैं। कैश अकाउंट को करना है डेबिट कितने रुपए से जी? 8 लाख से। ये आपका डेबिट वाला कॉलम है। ठीक है। क्रेडिट किसे करना है? कैपिटल को। तो क्रेडिट के लिए हम ये टू वर्ड यूज करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। ओके सर। हल्का सा ½ इंच का स्पेस देना है अपने, ये स्पेस रखना है हल्का सा। ठीक है। हाँ जी। इनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि सर स्पेस क्यों दे रहे हैं, ये बिल्कुल काम करने का तरीका है। ठीक है जी। तो इसमें और क्रेडिट नहीं लिखना? हाँ, क्रेडिट वाला कॉलम होगा आपका। ठीक है। अगर मैं अच्छा आपको नहीं, इसे अगर हमने कैश अकाउंट नहीं नहीं, उसमें डेबिट। आपको टू का मतलब ही क्रेडिट है यहाँ पे। मान लीजिए ये टू ठीक है का सर। मतलब ही यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है जी। ठीक है सर। हो गई कॉपी। हाँ जी सर। अब देखिए बात क्या है। ये एंट्री आपने अकाउंट्स पढ़ ली, आपने कहा जी 11th हो गई 12th हो गई, ये एंट्री देख के आप बता दोगे, सिर्फ ये एंट्री देख के आप बता दोगे अच्छा कैश आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज। तो आप कहोगे सर ये तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है। जब आप अच्छे से चीजें सीख जाओगे तो आप ऐसा देख के बोल दोगे। इसीलिए एक लाइन लिखिएगा कहीं पे, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको मैं पीछे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जी। ये जिसने पढ़ी है उसी को समझ आ सकती है। जिसने, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई हवन करने आए हैं पंडित जी, आपको उनकी एक बात समझ नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ रखी है वो चीज, वो भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी एक लैंग्वेज है। अच्छा जी। ठीक। तो ये लैंग्वेज क्योंकि हर किसी को समझ नहीं आती, तो हम एंट्री डालने के बाद नीचे उस एंट्री का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हुआ क्या था। हाँ जी सर। उसको आप लिखते हैं बीइंग। क्या हुआ था जी? हुआ ये था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है सर। दिस इज द नरेशन ऑफ द एंट्री। ठीक है सर। कोई पर्सन जिसे अकाउंटिंग नहीं आती, वो अगर आपको ये चीज आपकी देख रहा है, तो वो आपको मान लो ये एंट्री देख के समझ ना आए, लेकिन उसे नीचे पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था। यस सर। इट्स जस्ट लाइक सबटाइटल्स। आप कोई दूसरी लैंग्वेज की मूवी देख रहे हैं, वो नीचे लिखा आ रहा है कि क्या चीज है, बिल्कुल सिंपल। दिस इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है सर। नरेशन ऐसी चीज है, लिखने में बहुत आलस आता है, मन नहीं करता, इसके मार्क्स भी नहीं मिलते, क्योंकि अगर एंट्री गलत है तो नरेशन तो क्या ही आपको मार्क्स दिलाएगी, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। ओके। हाँ जी, पहला क्लियर है यहाँ तक पूरा? यस सर। आइए जी दूसरा देखते हैं। दूसरी एंट्री है, ही ओपन्ड अ करंट अकाउंट फॉर ₹3 लाख। देखिए राम ने क्या किया, मैं आपको बताऊं, आपने अच्छा अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं होंगे। बीएससी में एक चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, देयर यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए एक पर्सन है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हमेशा करंट अकाउंट क्यों खुलवाता है, सेविंग्स करंट अकाउंट क्यों नहीं अकाउंट तो खुलवाता? लिमिटेड अकाउंट ना, मतलब जो टाइम लिमिटेड होता है। नहीं नहीं, टाइम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती करंट अकाउंट पे। आप मान लो आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत पैसे आते होंगे, बहुत पैसे जाते भी होंगे, चेक्स काट के देते होंगे वो अपने क्रेडिटर्स को, पार्टीज को, आते भी होंगी पेमेंट्स। तो क्या है, हाँ जी। बिजनेसमैन अकाउंट इसलिए नहीं खुलवाता कि बैंक उसे इंटरेस्ट देगा, बिजनेसमैन अकाउंट इसलिए खुलवाता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं लाखों करोड़ों की, वो कैश में थोड़ी कर पाएंगे, उसके लिए तो अकाउंट होना चाहिए। हाँ जी सर। तो ये वाले अकाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता, जीरो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपके पास फैसिलिटी है, आप जितना मर्जी पैसा निकाल लो, जितना पैसा पड़ा है सारा निकाल लो, कोई कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपका सेविंग अकाउंट होगा। आप जो डेबिट कार्ड यूज करते हो वो सेविंग अकाउंट्स का डेबिट कार्ड है, उसकी एक लिमिट है। मान लो आपके पास, लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास आईसीआईसीआई का मान लो कार्ड है, एटीएम कार्ड। हाँ जी। आपने कहा सर हमारा गोल्ड वाला कार्ड है, आईसीआई का गोल्ड वाला जो होता है वो होता है 50,000 की लिमिट, तो इससे नीचे आप कर नहीं सकते बैलेंस अपना, तो बैंक अच्छा। आपको इस पे इंटरेस्ट भी देता है। तो बिजनेसमैन को इस वाले अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला अकाउंट हाउस होल्ड लोग खुलवाते हैं, जो घर के लोग हैं ना। अब जैसे आपके पापा अच्छा। का पर्सनल जो होगा ना, पर्सनल, वो होगा सेविंग अकाउंट, अपने लिए जो उनका होगा।
बिजनेस करने के लिए उनका करंट अकाउंट होगा। तो हमेशा याद रखना पूरे चैप्टर के अंदर whenever we are talking about bank account it is always a current account। ठीक है जी। तो सर नॉन करंट और करंट में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, नॉन करंट तो कोई नहीं होता, अकाउंट तो ये होते हैं देखो, नॉन करंट अकाउंट कोई अच्छा, नहीं है। देखिए, एक अकाउंट है करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन खुलवाता है, इस पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन आप कभी भी सारा पैसा निकाल लो। ओके। दूसरा अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट, इस पे ना सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे पर डे की भी ठीक है लिमिट सर। होती है, एटीएम से आप आई गेस 25,000 या 40,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा अकाउंट होता है, उसे फिक्स डिपॉजिट एफडी कहते हैं, इसमें से तो आप कुछ एफडी। नहीं निकाल सकते, जब तक वो उसकी डेट नहीं आती आप कुछ नहीं निकाल सकते। और भी होते हैं जी 3-4, ताकि वो आप बिजनेस सर्विसेज पढ़ेंगे ना उसमें डिस्कस करना आप। यस। ठीक है, आइए अपनी ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। तो उसने करंट अकाउंट खोला, आप बताओ हुआ क्या है, क्या एक एसेट है जो इंक्रीज हो गया है जिसका नाम है बैंक, हाँ जी। लेकिन क्या एक एसेट है जो डिक्रीज हो गया है जिसका नाम है कैश। यस सर। आप अगर बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, हाँ जी सर। तो एसेट जो इंक्रीज हुआ है उस एसेट को डेबिट कर दो, रूल देखो आप टेबल में, हाँ जो जी सर, एसेट और और उसे क्रेडिट कर दो, वेरी गुड। तो बताओ कौन सा एसेट बैंक इंक्रीज। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। और हाँ टू जी, कैश एक्सीलेंट, अकाउंट। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। बैंक में आए हैं 3 लाख रुपए, लेकिन कैश में से चले गए 3 लाख रुपए। हाँ जी सर। ठीक है जी। नरेशन में लिख लीजिएगा बीइंग करंट अकाउंट ओपन, इसकी कोई फॉर्मेट नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन है आप अपने हिसाब से उसको इंग्लिश में लिख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है बस सर। ये है कि नजर आनी चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ लिख गया है नीचे ब्रैकेट में। हाँ जी सर। आइए जी तीसरी ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ही पेड, या एक सेकंड, ही बॉट फर्नीचर, अब भाई दुकान खोली है, फर्नीचर खरीद लेते हैं, आइए फर्नीचर फॉर ₹20,000 तो कैश। सर इसमें एसेट स्टॉक बढ़ेगा और एक एसेट बढ़ेगा एक गिरेगा। सर बट इसमें एक्सपेंस भी तो हो रहा है। फर्नीचर तो एसेट है ना मेरा, खर्चा कहाँ है। अगर मैं अच्छा, हाँ जी। फर्नीचर खरीदता हूं तो फर्नीचर तो कई साल तक चलेगा, तो वो तो मेरा एसेट है, ठीक है। फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक बताइए एसेट डिक्रीज हो रहा है, हाँ जी सर। रूल। अब आप एंट्री पास करके सोचिए, बताइए क्या करें। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, टू कैश अरे अकाउंट। वाह, सीख गए यार आप तो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बहुत अच्छे। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट, जो डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट, सिंपल। अच्छा आपने कहा सर फर्नीचर तो एसेट ओ एक्सपेंस है, तो अगर आप एक्सपेंस भी सोचते ना तब भी आप फर्नीचर को डेबिट ही करते, क्योंकि एक्सपेंसेस को भी डेबिट ही करते हैं, हाँ जी सर। ठीक है ना। बट अब फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो हम 1 साल से ज्यादा चला सकते हैं, और ज्यादातर नॉर्मल सिचुएशंस में फर्नीचर को एसेट ही माना जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। नरेशन लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इसे बीइंग जितना फर्नीचर। शॉर्ट रखें उतना बेहतर है, बस काम की बात बताएं। बुक के अंदर देखेंगे आप 2-2 लाइन की नरेशन है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है सर। अब तो खैर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ, रियलिटी में एंट्रीज ऐसे डलती भी नहीं है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस तरह से एंट्रीज पास करते हैं। तो आइए आगे मोस्टली तो चलते एक्सपेंस होता है ना अकाउंटिंग। हैं। रूल्स तो यही है सारे, पर दिखती नहीं है एंट्री ऐसी, ओ। थोड़ा सा डिफरेंस है। लेजर भी जो हम अपनी 11th-12th में बनाते हैं ना, जैसे वो लेजर रियलिटी में होते हैं वैसे दिखते नहीं। आपको अगर असली लेजर देखना है तो आप अपने घर में किसी की भी पासबुक देख लेना बैंक की, लेजर वैसा हाँ, दिखता है। ठीक है जी, आइए तो बट फोर्थ एंट्री। मेनली हाँ बताइए। हैंड होते नहीं होंगे हैंड रिटन जर्नल, नहीं होता सारे जी, कंप्यूटर। हाँ हाँ सारा कंप्यूटराइज्ड है। सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है टैली ईआरपी करके, पर और भी पहले ही। सॉफ्टवेयर हैं। हाँ टैली ईआरपी सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। अच्छा। ठीक है जी, आइए जरा चलते हैं आगे। अगली एंट्री लिखिएगा, सैलरीज ₹40,000 पेड बाय चेक। हाँ जी बताइए, हुआ क्या है, खर्चा हुआ है क्या। हाँ जी सर। तो एक्सपेंस हुआ है इंक्रीज, ओके। हाँ जी सर। और
कि कैश हुआ है, बैंक बैलेंस नाम का एक एसेट हुआ है डिक्रीज। यस सर। अब अपनी जो टेबल बनाई हुई है ऊपर, उसमें देख के आप एंट्री फ्रेम कीजिए एक बार। तो हो जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू बैंक, बैंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि चेक से पेमेंट किया, क्वेश्चन ने हमें क्लियर कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कैश मत कम करना, चेक से पैसे दिए हैं। तो पता देखिए है, लेकिन मेरे को इसी चीज में होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि एक्सपेंस है कि एसेट। मेरे को वही क्वेश्चन समझ आएगा कल करके। ठीक है, आप माइंड में जैसे ये सोचिएगा कि अगर आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं तो वो तनख्वाह कितने महीने की होती है? 1 महीने की। हाँ जी सर। एक साल की तो हम किसी को भी तनख्वाह नहीं देते, 1 साल से ज्यादा की तो दे ही नहीं सकते, देंगे ही नहीं कभी भी। तो सैलरी आपका एक्सपेंस उसे कहते हैं जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर। आपको जब भी फंसो इस चीज में अटको, तो आप ये सोचना कि फर्नीचर जो है, क्या वो 1 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं। नहीं, तो वो एसेट है। सैलरी क्या 1 साल में खत्म हो जाएगी? 1 साल छोड़िए, सैलरी तो एक ही महीने में खत्म हो जाती है। इवन हम उनको काम कराने के बाद पैसे देते हैं, वो भी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। यस सर। ठीक है, तो सैलरीज आपका, अच्छा मैं थोड़ा, हमने ना चैप्टर 2 साथ में नहीं किया है जो अकाउंटिंग टर्म्स है, नहीं तो आप यहाँ फंसते नहीं। देखिए, हाँ फर्नीचर जी। क्योंकि आपका बहुत लंबे साल तक चलेगा तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्नीचर को यस। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं जो एक साल चलता है, और वो खर्चा एक हाँ साल से ज्यादा चलता है, वी से दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट बिकम्स एन एसेट। ओके, हाँ जी सर। एंड द एक्सपेंस which gets amortized within 1 year, amortize मतलब खत्म हो जाना, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेशक आप लिख पेमेंट। लीजिएगा, रेवेन्यू सही। एक्सपेंडिचर आपका 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, और ये हाँ आपका जी। एक्सपेंस जाता है। ठीक है जी, ऐसे लिखिएगा, इफ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाइफन डाल के लिखिएगा, इट इज एन एक्सपेंस। इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स एन एसेट। ठीक है जी। हाँ जी, तो आइए फिर फटाफट से, सैलरी हमने 40,000 की पे करी, तो डेबिट हुआ 40,000, क्रेडिट हुआ 40,000। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए एक चीज ध्यान से, जिस चीज में हम डील करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है, ये बताना जरूरी है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। इस पे थोड़ी सी थ्योरी सुनिए जरा। जिस चीज में हम डील करते हैं, हाँ जी सर। जैसे मान लो एक दुकान पे बेचा ही फर्नीचर जाता है, वहां पर हर टाइप का फर्नीचर बेचा जाता है, तो फर्नीचर उन लोगों का एसेट तो है, पर उसे वो लोग फिक्स एसेट नहीं कहेंगे, वो उनकी इन्वेंट्री है, स्टॉक कहेंगे उसे, स्टॉक, गुड्स। जिस जो आपका बिजनेस है ना, जिस चीज का, जिसे आप बेचते हो खरीदते हो, उन्हें गुड्स कहते हैं। हाँ जी सर। गुड्स का दूसरा नाम है स्टॉक। स्टॉक। हाँ जी सर। ठीक है, स्टॉक को जब भी खरीदा जाता है तो जो वर्ड यूज होता है वो है परचेजेस, परचेजेस। ठीक है और उसे सर। जब भी बेचा जाता है वो वर्ड यूज होता है सेल्स। सेल्स। हाँ जी या सर। आप एज इट इज लिखिएगा, देखिए फिर से बताता हूँ। अगर मान लो मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, तो आप कहोगे सर ये तो आपके फिक्स एसेट्स हैं। मैंने मान लो 20 करोड़ की अपने बिजनेस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, तो ये फिक्स एसेट्स हैं। आप करते क्या हो? तुमने कहा हम तो यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे और अंदर काम करेंगे, हम बिस्किट्स बना के बेचेंगे। तो मेरा बिजनेस बिस्किट्स का है, लैंड बिल्डिंग तो मेरे एसेट्स हैं, वो तो मैंने रीसेल के लिए थोड़ी खरीदे हैं, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है। तो लैंड बिल्डिंग इज माय फिक्स्ड एसेट। इफ माय मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स, देन बिस्किट्स आर माय स्टॉक। ओके, पर मान लो कोई बच्चा कहे सर मेरे पापा ने भी लैंड बिल्डिंग खरीदी है 20 करोड़ की, लेकिन वो तो उसे स्टॉक कहते हैं। तो वो बच्चे को पता नहीं है उसके पापा का बिजनेस ही रियल एस्टेट का है, उनके लिए घर खरीदना बेचना काम है। बात समझ रहे हैं? काम है। तो कोई भी एसेट अपने, किसी भी एसेट पे थप्पा नहीं लगा हुआ होता कि वो फिक्स एसेट बनेगा या वो स्टॉक बनेगा। इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस किस चीज का है। ठीक है जी। समझ आ गया सर। अगर मेरा बिजनेस है लैपटॉप्स को बेचने का, तो मैं, मेरे लिए लैपटॉप खरीदना एक स्टॉक है। लेकिन अगर मैं पढ़ाने के लिए लैपटॉप खरीद रहा हूँ तो वो लैपटॉप मेरा फिक्स एसेट बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। एक और मैं आपको इसमें बता दूं, अगर आपने जो एसेट खरीदा है वो रीसेल के लिए खरीदा है, उससे आपको प्रॉफिट कमाना है तुरंत, तो वो आपका स्टॉक है जी, आपका काम ही यही है। लेकिन अगर आपने रीसेल के लिए नहीं खरीदा, उससे उसे आप इस्तेमाल करोगे, तो वो आपका स्टॉक नहीं हाँ। हो सकता, वो फिक्स एसेट है। क्लियर? क्लियर सर।
तभी मैंने जब ऊपर फर्नीचर खरीदा तो मैंने यहाँ पे परचेजेस नहीं लिखा, क्योंकि मैं मानूंगा कि भैया फर्नीचर तो एसेट होता है, नॉर्मल एसेट है। अगर कोई मुझे कहे फर्नीचर खरीदा है टिम्बर वाले मर्चेंट ने, टिम्बर का बिजनेस है, फिर मैं उसे फर्नीचर नहीं कहूंगा, मैं उसे परचेजेस कहूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो इतना पार्ट आप कॉपी कीजिएगा। गुड्स को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक को खरीदोगे तो परचेजेस, स्टॉक को बेचोगे तो सेल्स। ठीक है, हाँ जी सर। पॉइंट नंबर, एंट्री नंबर 5 पे आते हैं, जल्दी से लिखिएगा। परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 90,000, कॉमा paid rupees 40,000 cash and remaining check। हाँ जी सर। तो मैंने इसमें काफी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, अच्छे से देखिएगा क्या है। क्या आपने गुड्स खरीदे हैं? हाँ जी सर। और जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। परचेजेस। ठीक है, तो जो स्टॉक है वो आपका, भाई है तो एसेट ही ना, हक तो है ना आपका उस पे, तो क्या एसेट इंक्रीज हो रहा है? वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि जब मैं स्टॉक खरीद रहा हूं तो मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, बाय द वे। ठीक है, हाँ जी। और मेरे दो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ जी सर, कैश कैश और भी बैंक। और बैंक भी। अच्छा जी, तो अब एक बार मैं एंट्री बनाता हूं, आप देखिएगा। स्टॉक जब खरीदा जाता है तो जो वर्ड यूज होता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड परचेजेस। परचेजेस। डेबिट, डेबिट कितने से? 90,000 से। ओके, 90,000। मेरे दो एसेट एक साथ डिक्रीज होंगे तो दो बार टू लगाना पड़ेगा। जो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, एक बार कैश डिक्रीज होगा, एक बार बैंक डिक्रीज होगा। हाँ जी। कैश डिक्रीज होगा 40,000 से, बैंक होगा 50,000 से। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। हाँ जी सर। ठीक है जी, इसको एंट्री को कॉपी कीजिए। क्या चीज? सर तो फिर 90,000 हो गया दोनों का हाँ, मतलब। 90 हो गया, वो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट। ठीक है जी। ठीक है सर। अब मैं आपको इसमें और एक थोड़ा सा ट्विस्ट बता दूं, देखिए क्या है। और आप कैसे भी एंट्री डालिए, एंट्री तो यही आएगी, पर फिर भी हम थोड़ा और टेक्निकलिटी में अगर जाए, मान लो ये मेरा एक साल है। हाँ जी सर। ठीक है, मैंने पूरे साल भर में गुड्स खरीदे 50 लाख के। हाँ जी मैंने सर। पूरे साल भर में गुड्स खरीदे 50 लाख के, क्योंकि मुझे वो सामान बेचना था और सारी सेल होगी मान लो 2 करोड़ की। तो हाँ जी बात सर। क्या है, ये सेल क्यों हो पाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे खर्चा किया था, गुड्स खरीदे थे। अगर मैं ये गुड्स नहीं खरीदता तो बेचता क्या, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो सेल्स का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू। हाँ जी सर। रेवेन्यू कमाने के लिए 50 लाख का खर्चा करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। जी। तो स्टार्टिंग में आप, टेक्निकल हो रहे हैं थोड़ा, जब आप स्टार्टिंग में गुड्स को खरीदते हो तो आपका टारगेट होता है ये तो मैं जल्दी से जल्दी बेच दूंगा, सेल हो जानी चाहिए। तो जब आप गुड्स को खरीदते हो तो आप उसे एक्सपेंस मानोगे तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि करोगे तो तब भी डेबिट ही, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, मान लो मैंने पूरे साल भर में 50 लाख का सामान खरीदा, लेकिन साल के लास्ट में 2 लाख का सामान मेरा बिका नहीं। ये सामान मैं अगले मतलब। साल बेचूंगा। मैंने पूरे साल भर में 50 लाख का सामान खरीदा, लेकिन हाँ सिर्फ जी। 48 लाख का तो बिक गया, 2 लाख का बिका नहीं, ये मैं अगले साल बेचूंगा। हाँ जी सर। ये जो सामान बच जाता है ना, इसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगेन आपने ये चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। हाँ जी सर। साल हाँ के जी सर। लास्ट में जो बचता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम जिंदगी में पहली बार परचेजेस करते हैं तो हम उसे एक्सपेंस ही मान के चलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा तो टारगेट है सेल करना। सेल करने के लिए हमने खर्चा कर दिया। समझ रहे हैं बात को? हाँ। भाई मेरा मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़ा जब तक खरीदूंगा नहीं बेचूंगा कैसे? तो कपड़ा खरीदने का मकसद है कि बिकना चाहिए भाई। तो स्टार्टिंग में जब आप परचेजेस करते हैं आप उसे एक्सपेंस माने, लेकिन साल के लास्ट में जब वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, थोड़ा सा सामान बच जाएगा, देन यू मे कॉल इट एन एसेट। आई बात समझ में? इसका मैं हाँ आपको जी। एक और रीजन देता हूँ, देखिए और डिटेल में चलते हैं। जो परचेजेस इस साल बिक गई, जो परचेजेस इस साल बिक गई वो तो एक्सपायर हो गई ना। जो एक्सपायर हो जाता है वो तो एक्सपेंस है। और जो परचेजेस बिकी नहीं साल के लास्ट तक भी,
डेट बिकम्स एसेट, क्योंकि वो अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। तो जहां पर मैंने एसेट इंक्रीज करवाया था, क्या हम वहां पर अगर एक्सपेंस इंक्रीज करना बोले तो ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो है कि तुरंत बेचना है। आई बात समझ में? एक्सपेंसेस हो या एसेट्स हो, इंक्रीज होने पे डेबिट ही करते हैं। पर बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो परचेजेस को एसेट मान के चल रहे होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सामान खरीदते हैं तो आपने उसे बेचने के लिए खरीदा है, आपने उसे रखने के लिए नहीं खरीदा। तो बेचने के लिए, सेल करने के लिए, सेल का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। सेल करने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना। यस सर। तो डेट इज वाई। लेकिन अगर ये परचेजेस आपकी साल के लास्ट में, ये 90,000 में से अगर मान लो 5,000 का परचेजेस बच जाता है, दैट पार्ट ऑफ परचेजेस बिकम्स योर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एंड दैट इज योर एसेट, बिकॉज इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हाँ जी, बताइए यहां तक। चलूं मैं फिर? हाँ जी सर। ओके जी, एंट्री नंबर 6 पे आइए जरा। sold goods to Ravi for cash ₹50,000। चलिए, हुआ क्या है? क्या पैसे आ रहे हैं? हाँ जी सेल सर। हुई है? क्या सेल सेल हुई हुई है? है और सेल को आप, एसिड। हाँ, एसेट इंक्रीज हुआ है। मैं सर यहाँ पे बट एसिड हुआ है। एसेट इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। सेल को रेवेन्यू कह सकता हूँ। सर बट गुड्स भी एसिड्स हुए, वो तो हाँ डिक्रीज उसमें, हुए ना। हाँ ठीक है, आप अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला रूल लगा रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ। पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं, मैंने टेबल में ये चीज लिखी है या नहीं। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए सेल्स भी लिखी हुई है। ठीक है, सेल्स जब होती है तो क्रेडिट करते हैं, पर मैं अभी आपका वो डाउट सॉल्व करता हूँ कि सर हमारा स्टॉक भी तो कम हो गया। आइए देखिए, आपने कहा सर हमारा एक एसेट इंक्रीज हुआ है और एक एसेट डिक्रीज हुआ है। देखिए, whenever you are preparing accounting equation, उस समय हाँ तो जी आप ये सर। रूल लगाते हैं कि सर हमारा स्टॉक चला गया तो हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और कैश आ गया तो कैश में प्लस कर देंगे। आप कहेंगे सर एक एसेट आया एक एसेट गया। लेकिन आपको पता है रियल लाइफ में अकाउंटिंग क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। अब आप कहोगे फिर हमें क्यों सिखा दी? अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको सिर्फ बेसिक समझाने के लिए सिखाई है, पहली बात। इसे कोई नहीं हाँ जी। बनाता, कहीं नहीं बनती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती। पर सिखाते सब जगह है ताकि एक बेसिक समझ आए स्टूडेंट्स को, डबल एंट्री क्या होती है। आप देखिए बात क्या है, ये आपका पूरा एक साल है। अकाउंटिंग असली में कैसे होती है? पूरे साल भर आपने जितना सामान खरीदा, उस सारे सामान को आपने किधर जाके भर दिया? परचेजेस के अंदर। क्लियर है? यस सर। और पूरे साल भर में जितना सामान बेचोगे ना, तो आप परचेजेस में से माइनस नहीं करोगे कि सामान बिक गया, उसे आप एक दूसरे अकाउंट में भर दोगे, उसका नाम रखोगे सेल्स। फिर से हाँ सुनिए, जी सर। हम ऐसा नहीं करते कि परचेजेस करी 10 करोड़ की, उसमें से थोड़ा सामान बिक गया तो परचेजेस कम हो गई, ऐसा नहीं। पूरे साल भर में जितना भी सामान खरीदा सबको इकट्ठा कर दो। इसको ऐसे समझो कि ये परचेजेस का घर है, जितना भी सामान आएगा वो सारा इस घर में घुसता चला जाएगा, उसमें सब प्लस होता चला जाएगा। और सेल्स का एक अलग से घर बना रखा है, जितना सामान बिकेगा उसका पैसा जो आएगा वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे कि हमारे पास पैसा आ रहा है। फिर हम साल के लास्ट में क्या करते हैं? साल के लास्ट में हम सेल्स में से अपनी परचेजेस को माइनस करके ये पता कर लेते हैं कि हमने कितने के प्रॉफिट कमाए। आई बात प्रॉफिट। समझ में? जबकि सर लेकिन अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप पता है क्या करते हो? आप हर एक ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट निकाल लेते हो। लेकिन जब रियलिटी में अकाउंटिंग करेंगे, उसमें हर एक ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट नहीं निकलेगा, उसमें प्रॉफिट साल के लास्ट में निकलेगा। 10 करोड़ का सामान खरीदा, पूरे साल भर 50 बार खरीदा होगा, थोड़ा थोड़ा करके। 12 करोड़ का सामान बेचा, 100 बार करके बेचा होगा, थोड़ा थोड़ा करके। वो सारा हम परचेजेस इसमें भर देंगे, सेल्स इसमें भर देंगे, लास्ट में डिफरेंस लेके प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में प्लस करेंगे। जबकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं करते, आप क्या करते हो? हाथों हाथ लेके चलते हो उसे। इस वाली पे यस सर। इतना कमाया, उस पे इतना कमाया, ये फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है? सर बट मेरे को नहीं ये चीज नहीं समझ आई कि अगर हम अपने गुड्स बेच रहे हैं हाँ जी। तो वो तो उससे हमारा स्टॉक तो डिक्रीज हो ही रहा है ना, तो हमारा स्टॉक में एसेट तो तो कम हो। फिलहाल मैंने गुड्स को डाला ही नहीं, मैंने तो उसे परचेजेस में डाला। आप इसको ऐसे देखो, यहां पर एक
लिस्ट बन रही है समझो, यहाँ मैंने लिख दिया परचेजेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ सेल्स। अब ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरा काम है खरीदना, हम दोनों एक एक डिपार्टमेंट में, हम एक कंपनी में काम करते हैं, मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आप हाँ जी सेल्स सर। डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है। हमारे ऊपर हाँ कोई मैनेजर बैठा हुआ है, वो कह रहा है जी आप ये खरीदना, आप ये बेचना। तो क्या होगा, मैं जब जब सामान खरीदूंगा मैं यहाँ लिख दूंगा, मान लो मैंने 10 करोड़ का सामान खरीदा, 2 करोड़ का खरीदा, 3 का खरीदा, मैं लिखता चला जाऊंगा। इसी तरह जब आप सामान बेचोगे तो आप यहाँ लिखते चले जाओगे, आपने का 12 करोड़ का बेचा, 6 का बेचा। तो क्या होगा, साल के लास्ट में आपसे आपका ये हम दोनों का मैनेजर पूछेगा, हाँ भाई साहब आपने टोटल सामान कितने का खरीदा पूरे साल भर में। तो मैंने कहा सर मैंने 15 करोड़ का सामान खरीदा। वो फिर आपके पास आएगा, हाँ जी आपने टोटल सामान जो बेचा वो कितने में बेचा, आप कहोगे सर 18 में बेचा हमने। तो फाइनली तो वो 3 करोड़। इसका डिफरेंस ले लेगा 3 करोड़। ठीक है, हाँ। बताइए क्लियर है पक्का यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, हम एक जगह पर इसे भरते चले जाएंगे, एक जगह पर इसे भरते चले जाएंगे। आपका नहीं डाउट है कि बट सर हमारा स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, होने दीजिए, तो सेल बढ़ भी तो रही है, और वो स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास कैश आता चला जा रहा है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पक्का? क्योंकि सर हम कब स्टॉक को एसेट यूज करेंगे, साल लाइक के अगर लास्ट गिव। में, बिल्कुल साल के लास्ट में। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखो 2021, मान लो वो पर्सन ने मेरे से पूछा सर आपने पूरे साल भर कितने करोड़ का स्टॉक खरीदा, मैंने कहा सर 15 का। वो कहता ठीक है, उन्होंने 18 का बेचा, आपने 15 का खरीदा, तो 3 करोड़ का प्रॉफिट है। मैंने कहा नहीं सर रुकिए, सर रुकिए। मैंने उनको कहा सर मेरा 1 करोड़ का माल बिका नहीं है, मेरा 1 करोड़ का माल बिका नहीं है, वो मेरे पास ही मेरे गोडाउन में रखा है, नाउ इट इज योर स्टॉक। अच्छा वो ठीक है कहता है सर, कितने वाला समझ। बिका, वो कहता है कितने वाला बिका, मैंने कहा सर 14 करोड़ का। फिर वो कंपेयर करेगा सेल से, देन ही विल से अच्छा 3 नहीं 4 करोड़ के प्रॉफिट है, 1 करोड़ का स्टॉक तो बिका ही नहीं है। हाँ जी सर। और जो स्टॉक बिक गया ना उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ये हमारे सिलेबस का हाँ। लास्ट चैप्टर है, वहां पे डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बिका वो हमने कितने में खरीदा था, ठीक है। और जो साल के लास्ट में बिक नहीं पाया, फाइनली वी से दिस इज आवर स्टॉक, इसे अगले साल बेचेंगे और नाउ इट इज आवर एसेट। और जो बिक गया वो तो खर्चा है ही, वो तो हम खर्चे में ट्रीट कर ही रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं फिर यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। तो क्योंकि मैंने कैश में सामान बेचा है, मेरे पास कैश आ रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। डेबिटेड। और रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो देखो मैंने रूल लिखवाया ना, क्रेडिट करते हैं। हाँ जी सर, क्रेडिट रेवेन्यू का होएगा। नाम है सेल्स, जब हम सामान सेल। खरीदते हैं तो लिखते हैं परचेजेस, बेचते हैं तो लिखते हैं सेल्स। क्लियर है पक्का? हाँ जी। क्या यस सर। होगा देखो, सारी परचेजेस इस वाले परचेज अकाउंट में इकट्ठी होती चली जाएगी, देख रहे हो ये वाला अकाउंट, और सारी यस। सेल्स यहाँ नीचे इस वाले अकाउंट में इकट्ठी होती चली जाएगी, लास्ट में डिफरेंस लेके प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी को तो समझ आ। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 में आप ट्रेड के नाम से जानते हो, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। हाँ जी सर। ठीक है जी, आपका हर एक सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, कभी कभी इको के कनेक्ट। एग्जांपल आएंगे, कभी बीएसटी के आएंगे, आते जाएंगे। आइए जी, यस सर। अगली एंट्री लिखते हैं, सोल्ड गुड्स। हर बार कैश में सामान बिके जरूरी नहीं है। सोल्ड गुड्स टू किशन ₹20,000 ऑन क्रेडिट। हाँ जी, तो पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं किशन को सामान उधार बेचता हूं तो क्या किशन मेरा डेटर बन जाएगा? डेटा बन जाएगा। अच्छा यस जी, सर। आपने कहा सर ये तो हमारा डेटर है, ये हमें पैसे देगा। क्या डेटर्स एसेट होते हैं? यस सर। डेफिनेटली। तो कैन आई से कि मेरा एक एसेट है जो इंक्रीज हो गया है। हो रहा है। यस सर। और अगेन और सामान, सेल। ओहो, सामान तो बेचा ही है। हाँ जी, तो सेल्स भी। हाँ, रेवेन्यू। एक्सीलेंट, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। आइए एंट्री डालते हैं, डेटर का नाम लिख दो, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डेटर का नाम लिख दो किशन। किशन अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है सेल्स सर। इंक्रीज हुई है। किशन इज डेबिटेड बाय ₹20,000, किशन इज डेबिटेड बाय 20 एंड सेल इज क्रेडिटेड बाय 20। अब देखिए आपने कहा किशन अकाउंट, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है वैसे, पर मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप किसी के नाम के साथ अकाउंट लगाना चाहते हो तो आपको अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ मैं कह रहा हूं,
अगर आप किसी के नाम के साथ अकाउंट लगाना चाहते हो तो आपको अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, हाँ जी सर। ठीक है। और अदरवाइज आप कह रहे हो कि सर हमारा तो मन ही नहीं कर रहा अकाउंट लिखने का, तो मत लिखो, ये लो हटा दो, किशन लिख के छोड़ दो बस। ठीक है सर। ठीक है जी, 7th एंट्री क्लियर है। किशन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो किशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। हाँ, किशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, किशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं लिख सकते, आप किशन अकाउंट नहीं लिख सकते, अपोस्ट्रोफी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है जी, क्योंकि किशन का अकाउंट हो सकता है, किशन खुद एक अकाउंट नहीं है ना, समझ रहे हैं। हाँ जी। जैसे मैं आपको बताऊं, सेल्स एक अकाउंट है, लेकिन किशन तो एक इंसान है ना, समझ रहे हैं। हाँ जी सर। हालांकि ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बड़े सारे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर वो थ्योरेटिकल है, करेंगे बात उस पर आराम से। आइए जी, 8th एंट्री, यहां तक कॉपी कर लिया आपने? हाँ जी सर। ओके, फटाफट से आगे चलते हैं। उसके बाद लिखिएगा बॉट सर मुझे वो गुड्स। इलस्ट्रेशंस में डाउट भी था। हाँ वो देख लेंगे, टेंशन मत लो, बस आप याद रखना डाउट्स क्या थे। हाँ जी सर। ठीक है, बॉट गुड्स वैसे हो रहे थे, ओवरऑल क्वेश्चन हो पा रहे थे ना आपसे? हाँ जी सर। हाँ जी सर, एक या दो क्वेश्चन है जिसमें कोई मेरे को दिक्कत थोड़ा नहीं सा। है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। अच्छा, इस बार हमने सामान क्रेडिट पर बाय किया है, तो हम वो बेचा हो नहीं है। गए। हमारे लिए वो अमित कौन बन जाएगा, क्रेडिटर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, देखिए अमित कह रहा है भाई साहब पैसे दे देना, हमने कहा हाँ हाँ आप हमारे क्रेडिटर हो। तो और क्या लाइबिलिटी हो करे, गई। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी सर। आपको जल्दी समझ आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को आता नहीं है, बहुत यस सर। बढ़िया बात है ये। देखिए बॉट गुड्स, सामान खरीदने के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? परचेजेस। परचेज। परचेजेस को हम इनिशियली क्या मान के चलते हैं? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एक्सपेंस। हुआ है, एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्या करते हैं जी? क्रेडिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो लिखते हैं फटाफट से, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, खर्चा तो हुआ है, 1 लाख का सामान आया है हमारे पास, अमित जी हमारे क्रेडिटर हैं तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दीजिए, लाइबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है पक्का? हाँ जी सर। अब एक चीज दिखाता हूं, देखिएगा जब आपने सामान खरीदा, वो आपकी परचेजेज ही है, आप उसे डेबिट ही करेंगे, देख रहे हैं डेबिट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले भी सामान खरीदा था, ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ भी आपने सामान खरीदा था, आपने हाँ परचेजेस को डेबिट हाँ किया जी था कि सर। नहीं किया था? Yes, अब आप एक बात सोचो, जब आप सामान खरीदते हो, परचेजेस का डेबिट होना तो निश्चित है कि वो डेबिट होगी। इफ यू आर sir. पेइंग, आपका कैश कम हो जाएगा, और एंड इफ यू आर नॉट पेइंग, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए अमित जी आ गए यहाँ पे, Liability. देखिए फिर से, जब आप पैसे दे देते हो तो आप कैश को क्रेडिट कर देते हो कि कैश मेरा एसेट है, एसेट कम हो गया, लेकिन जब आप पैसे नहीं देते तो आप लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हो। ठीक है, Yes sir. अच्छा ऊपर आपने एक एंट्री डाली थी जिसमें, ये देखिए, इसमें एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? Yes sir. इस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एक बार थोड़ी सी थ्योरी Compounded. लिखते हैं, लिखिएगा जरा, हेडिंग डालिएगा या सीधा डेफिनेशन ही लिखिएगा, सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री हैज only one account debited, only one account in debit and one account in credit। सिंपल एंट्री में जी एक ही अकाउंट डेबिट होगा, एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ जी। वेयर एज इन कंपाउंड जर्नल एंट्री, अगर वो एंट्री कंपाउंड है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इन कंपाउंड जर्नल एंट्री कॉमा देयर कैन बी मोर देन वन डेबिट, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, हाँ जी सर। और मोर देन वन क्रेडिट, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं, Yes sir. और बोथ, ऐसा भी हो सकता है ऊपर भी बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, नीचे भी बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए फिर बताइए। कर दिया सर।
आइए फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इसका लिखिएगा। ये हमारी 9th एंट्री आई गेस। ओके सर। लिखिए यस सर। बॉट लैंड फॉर रुपीज 1 lakh and building for rupees 20,000। हाँ जी सर। कॉमा लगाइएगा और लिखिएगा पेड हाफ कैश एंड हाफ चेक। इसमें हाँ आपको जी सर। सब क्लियर हो जाएगा कंपाउंड एंट्री क्या होती है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या लैंड और बिल्डिंग मेरे एसेट हैं और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं? यस सर। क्या कैश और बैंक बैलेंस मेरा एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है? वो दिख रहा है। यस सर। सिंपल है, जो इंक्रीज हो रहा है डेबिट, जो डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। आइए तो हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिटेड, और बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट अकाउंट। डेबिटेड। हाँ जी। एक से टू ज्यादा कैश। डेबिट। हाँ, और टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये लो जी, ये होती है कंपाउंड एंट्री। पूरी हरी भरी एंट्री लगती है हर तरफ से। 1 लाख रुपए का लैंड आया, यस। 20,000 रुपए का बिल्डिंग आया, 60 हजार रुपए हाफ हाफ करके कैश से, हाफ बैंक से। ठीक है जी, दिस इज व्हाट कंपाउंड एंट्री लुक्स लाइक। तो इसमें वो क्या आएगा, नरेशन? नरेशन लिखिए, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। ओके ठीक। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश एंड चेक। ठीक है सर। यहाँ पे फॉर एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है इन एक्सचेंज पर्पस, कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग मिला, बदले में हमने कैश और चेक दे दिया। हमेशा याद रखिएगा, at least for accounts, whenever the word for is used in any transaction, it is used as exchange, कि कुछ आया है और कुछ गया है। ठीक है, हाँ जी सर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। आइए एक एंट्री और लिखते हैं। अच्छा, हमने ऊपर किसी को सामान बेचा था ना, क्या नाम था उसका? किशन। किशन को ये देख रहे हो, 20,000 का सामान बेचा था, किशन से पैसे लेने थे। हाँ जी सर। आइए जरा, एंट्री नंबर 10, किशन पेड। किशन ने कहा जी आया हूं, पैसे देके जाऊंगा थोड़े से, ये लो 5,000 रुपए रख लो। किशन ने कहा 5,000 रुपए रख लो, चेक ले लो 5,000 का। हमने कहा ठीक है किशन, जैसे आपकी मर्जी। बताइए, क्या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा जो कि मेरा एसेट है? यस सर। क्या किशन नाम का एक डेटर 5,000 से कम हो जाएगा? डेट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूं क्योंकि बैंक मेरा एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी। और किशन को मैंने डेटर बना रखा था, डेटर आज मेरा कम हो गया, तो किशन को थोड़ा कम कर दूं क्रेडिट करके। हाँ जी सर। और करना सिर्फ 5 से ही है, अभी भी 15,000 लेने हैं मुझे उससे। हाँ जी सर। अब मैं आपको ना एक लॉजिक दिखाता हूँ, ये देखिए। इन जनरल कोई भी लेजर अकाउंट की जो शेप होती है वो टी शेप होती है। उसकी लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखिए। जब मैंने किशन को सामान बेचा था, क्या किशन मेरा एसेट है कि नहीं है? जल्दी बताइए। हाँ जी सर है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखूंगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ठीक है, किशन को जब मैंने सामान बेचा था तो किशन को मैंने सेल्स करके 20,000 से डेबिट किया था कि नहीं किया था? आप देख लो एंट्री नंबर। हाँ जी सर। और जब किशन मुझे 5,000 रुपए दे गया चेक से, तो मैंने किशन को क्या किया है? जल्दी बताइए। क्या किया मतलब? क्रेडिट किया है ना उसे। अच्छा हाँ जी सर। तो ये देखो ऐसे चलता है लेजर का अकाउंट। 20,000 प्लस हाँ हुए, जी। 5,000 माइनस हुए, अभी भी देखो देख के पता चल रहा है 15 लेने हैं। अंदर रहना। हाँ जी। ठीक है, इसको ऐसे चलाते हैं। बाकी मैं आगे आपको डिटेल में ये बताऊंगा। बोलो, 10 की 10 एंट्रीज क्लियर है? यस सर। तो आपके आज के होमवर्क में ना यही 10 हाँ जी एंट्रीज सर। रिपीट पे हैं। ठीक है सर। आप ना प्लीज एक काम करना, ये 10 की 10 एंट्रीज को क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे लाइन से ना एंट्रीज को उतार लेना। ठीक है सर। खुद का एक तो टेस्ट सर लेना। डेट, डेट कुछ भी मतलब अपने मर्जी का? नहीं, हाँ डेट वेट छोड़ दो, डेट का तो जब हम प्रॉपर बुक का क्वेश्चन करेंगे ना, डेट तो आ जाएगी, वो तो फॉर्मेलिटी है। आपको पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आना चाहिए। देखो मैं बताऊं, ठीक है। वो तो मैंने आपको फॉर्मेट ऐसे ही लिखवा दिया कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट तो मैं उस समय लिखवाता हूँ जब एक्चुअल कर रहे होते हैं काम। आपका जो मेन ठीक। काम है ना, वो ये है, देखो दिखाता हूँ ये। हाँ जी सर, पर्टिकुलर। आपको ये भरना आना चाहिए जी, क्योंकि डेट आपको ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगी, अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेजर फोलियो का हमारे सिलेबस में कोई काम नहीं है। ठीक है जी, नरेशन आपको लिखनी आ गई है, तो अगर आपको डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है आता है, फिर तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है, डेट वेट तो हम क्वेश्चन में डाल लेंगे।
तो आपका होमवर्क है 10 की ठीक 10 है एंट्रीज करनी है। कहीं पे अटकोगे तो ये वाली क्लास फिर से देख लेना आप यूट्यूब पे। ठीक है जी, थैंक यू चलिए फिर, ठीक है थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर सैटरडे नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय। बाय सर